अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हस्बेहाल आपका मेज़बान जुनैद सलीम, शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पा जुनैद, जब मेरा साइंसी ज़हन अपनी सोचों की जुलियानियों पे होता है तो जब मैं सियासत की तारीख और हाल को मिक्स करके सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि यहाँ पे तो एक कॉमेडी फिल्म चल रही है सियासत। यार जो सियासतदानों ने तारीख में यानी कुछ अरसा पहले जो बयानात दिए होते हैं उनके बिल्कुल अपोजिट बयानात आजकल की अखबारों में मिल जाते हैं। ऐसा हासा आता है मुझे कि यार ये भाई 1.5, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले क्या क्या बैठा हुआ है और अब ये क्या कह रहा है यार। अच्छा, ये सियासतदान जो इस तरह के बयान देते हैं, कभी उनके पुराने बयानात उनके सामने खोल के दिखाओ कि हजूर आप फलां शख्सियत, फलां नजरिए के बारे में, फलां सियासी जमात के बारे में आप तो माजी में ये कुछ फरमाते रहे, तो जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी उनके चेहरे पर नहीं उभरती, बल्कि वो इंतहाई इस्तकामत के साथ कहना चाहिए, इंतहाई दीदा दिलेरी के साथ ये फरमा देते हैं। आगे से ऐसी तावीलें तलाश करते हैं, ऐसे जवाब तराशते हैं। नहीं जी नहीं, उस वक्त माहौल ऐसा था, मैंने मुल्की मफाद में ये रवैया अपनाया था, मैंने मुल्की मफाद के तहत। और फिर एक बहुत ही यानी इंतहाई ढिठाई के साथ ये कहा जाता है कि जनाब सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, दरवाजे खुले रखने चाहिए। अब देखो ना, जैसे चौधरी बरादरान ने बयान दे दिया था कि मुशर्रफ साहब को 100 दफा वर्दी में हम सदर मुंतखब करना पड़ा तो करेंगे। अच्छा, सिर्फ चौधरी बरादरान क्या, तुम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी रहनुमा, उनके तुम पिछले 10-15 बरसों के बयानात उठा के ले आओ। इस कदर तजाद है पुराने बयानात में, उसके बाद के बयानात में और आज के बयानात में कि इंसान यानी उनके बयानात पढ़कर खुद शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है कि ये हमारे मुल्क के लीडर्स हैं। हाँ, ये शेख बरादरान है। नहीं, शेख बरादरान तो यार वो फ्रूट मंडी में उनकी आदत है। ये शेख रशीद साहब पिंडी वाले, कैसी कलाबाज़ी है। उन्होंने जब वो आजाद इलेक्शन जीता था तो उन्होंने कहा था कि पहले उन्होंने कह दिया कि अगर मैं ये सीट जीत गया तो जाकर मैं नवाज शरीफ के कदमों में फेंक दूंगा, और फिर वही सीट उन्होंने उठा के मुशर्रफ साहब को दे दी थी। बैठे जनाब, बैठे। मैं हैरान रह जाता हूँ कि हमारे आज के सियासतदान किस कदर दलेर और बहादुर हैं। यानी जब ये आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया है और रोज़ाना वो मुख्तलिफ चैनल्स पे टॉक शोज़ में शरीक होते हैं, वो भी इस बात से नहीं डरते कि हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और माजी में रिकॉर्ड होती रही हैं। साल 2 साल पहले उन्होंने फलां यानी इशू पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था, फलां सियासी जमात के बारे में ये कहा था, और वो यूं पलटा मारते एक लम्हे के लिए भी वो झिझकते नहीं है, डरते नहीं है, लरजते नहीं है कि हम किस कदर तेजी के साथ अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। वैसे मेरे येन में आता है एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग यू। ये जो वीडियो सेंटरों वाले हैं ना, म्यूजिक सेंटर जिन्होंने बनाए हुए, इनको चाहिए कि इनकी रिकॉर्डिंगों की ना सीडियां तैयार करें। पुरानी फिल्म क्या थी और उसकी रीमेकिंग बड़ी इंडिया में रीमेकिंग फिल्म बहुत चल रही है, ये सीडीज बहुत बिकेंगी। उनके नाम जरा अट्रैक्टिव रख ले, सियासतदानों के ठुमके, फिर जरा अट्रैक्शन बन जाती है ना, सेल ज्यादा होती है सीडी की, तुम नहीं जानते सीडी मार्केट। असल इनको इस बात का एहसास भी नहीं होता, इस तरह बार बार अपना मौका बदलने से, घिसी पिटी बातें करने से इनके अल्फाज में वो जान नहीं रहेगी और असर खत्म हो जाएगा बात। हाँ, नहीं, वो उल्टा कहते हैं लोग, कोई बात नहीं ऐसी, ये बनास्पति का दौर है, लोगों की इतनी याददाश्त नहीं रही हुई कि 3 साल पहले। वैसे एक हद तक अगर वो हमारे सियासतदान ये गुमान करते हैं तो उनकी बात ठीक भी है, लोगों को याद कम ही रहता है। यार डरो उस वक्त से जब ये उठ खड़ा होगा। तुम कभी ये गौर करो कि हमारी सियासत में ये चलन, ये रवैया आया कहां से? हमारे माशरे से। हमारे माशरे के बारे में ये कहा जाता है कि ये मीडिया या फिल्मों से आया है। अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा काटदार बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा असर अंगेज बनाने के लिए हम चुन चुन के ज्यादा से ज्यादा जो जहरीले अल्फाज है वो अपनी गुफ्तगू में शामिल करने की कोशिश करते हैं। और यही हाल जो है हमारे सियासतदानों का है कि उनके सामने जब आवाम का एक ठाठे मारता समंदर होता है, या जब वो टीवी टॉक शोज में बैठे होते हैं, तो वो
चाहते हैं कि वो लोगों के दिलों को एक ही जुमले में मुसख्खर कर लें, और वो फिर ये नहीं देखते कि मैं फलां के बारे में ये बात कह रहा हूं तो क्या मैं कल को अपनी ये बात निभा भी पाऊंगा या नहीं, अपने अल्फाज पे कायम भी रह पाऊंगा या नहीं। पूरी दुनिया में किसी मुल्क में तुम उठा के देख लो, कभी भी यानी पॉलिटिकल पार्टीज में एक दूसरे के खिलाफ क्रिटिसिज्म होता है, इंतहाई मुहज्जब और शाइस्ता अंदाज में, डिसेंट वे में एक दूसरे पर क्रिटिसिज्म होता है, तनकीद की जाती है। ये सिर्फ हमारा ही बदकिस्मत मुल्क है, और इवन हमारा और हिंदुस्तान का सियासी कल्चर बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। मैंने देखा है कि हिंदुस्तानी सियासत में भी इस कदर जहरीले और काटदार बयानात एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिए जाते जितने हमारे यहाँ ये चलन आम है। तो यार ये जो जब 3-4 हजार 10,000 बंदा सामने खड़ा होता है ना, तो वो जब बड़क मारता है या नारा मारता है तो अल्लाह माफ करे उसका बड़ा नशा होता है। इस बात को तुम जांचने के लिए कभी मदारी देखना, मदारी जब मदारी शुरू करता है ना तो 3-4 बंदे होते हैं, आहिस्ता 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 जब उसका मजमा बड़ा होना शुरू होता है ना तो वो फिर अजीब अजीब दावे शुरू कर देता है। अभी इस बच्चे को जमूरे अपने को आपके सामने ज़िबा करूंगा, गर्दन उधर करूंगा, इसको इधर करूंगा, फिर जोड़ूंगा, जाइएगा ना, पाँव की मट्टी ना छोड़िएगा। मदारी मुक जाती है, बच्चा उठ के नुगदी खा रहा होता है, कोई ये भाई नहीं करता, ना ही कोई इधर उधर करके फिर उसे जोड़ता है। ये सारा शोबदाबाजी। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि सियासत शोबदाबाजी नहीं होती। ये जो मैंने बात की है ना कि हमारे यहाँ सियासतदानों में या सियासत में फिल्मी अंदाज में बढ़के मारने का रुझान मौजूद है, और बाद में बढ़के मारने के बाद फिर अपने वो पांव पे खड़ा नहीं रहते सारे सियासतदान, और पलटा खा जाते हैं। पलटा खाना पड़ता है उनको, यानी जब वो बयान देते हैं उससे पहले उनको सोचना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए जहां तक वो जाना अफोर्ड कर सकते हैं, जहां से वापस आना मुमकिन हो, पलटना मुमकिन हो। गालिबन अफलातून ने कहा था कि किसी इलाके की मौसीकी जैसी होती है उसी तरह की वहां की आवाम होती है, और जैसी आवाम होती है उसी तरह के हुक्मरान होते हैं। अरे बिल्कुल ठीक है, बड़क मारने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं इसको संभाल भी सकता हूं कि नहीं। ये अपना नईमा कैंची नहीं है यार, अपना तो नहीं, तुम्हारा है। बहुत अच्छे यार, अब तुम्हारा मेरा हो गया यार। तुम्हारा दोस्त है यार। यार आपस में ही हम यार, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, मेरा दोस्त तुम्हारा दोस्त। बिल्कुल नहीं, अलग अलग दोस्त है मेरे तुम्हारे। चलो यार ना सुनो सुनाओ। नईमा कैंची को छोटा नाम नहीं हुआ। मैंने कब कहा छोटा है? हाय 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 हाय, मैंने उसे एक दफा बताया, मैंने कहा यार फलां बंदे ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है, निकाली उसने कैंची, कहता चलेगी जी मेरे साथ। जाके उसने बड़क मारी पूरी आवाज दरवाजे के आगे, उसने कहा बाहर निकल, आज तुझे कैंची से कुतर के ना गया तो तब कहना। वो बंदा अंदर से बंदूक लेके आ गया, कहता हाँ जी की गल है? नहीं मैं कैंची कहता यार वो बताना था कि जुमेरात को दादा अबू का खत्म है, आना जरूर मेरा। उसने आगे से कहा कैंची क्यों फड़ी हुआ? कहता कुछ नहीं जी, हमें रास्ते जो मसवाक लानी सी इस वास्ते, बड़ी मेहरबानी। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये नईमा कैंची इस बात से गुस्सा ही ना कर के। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं मैट्रिक के इम्तिहानात से ताज़ा फारिग होने वाले तालिब इल्म नोमी। मगन है फुल। नोमी भाई, आपसे कुछ बात करनी है भाई। सॉरी जी, सॉरी। यार ये क्या सुन रहे थे तुम? वो सुन रहा था, वो जो नहीं है वो वाला, छन्नों की आंख में एक नशा है, पेपर तो मैंने खाली दिया है, ऊपर से अब्बू से कहा है ये पास हो गया है, कि अब्बू बोले चलो निकले तो। यही कह देते हो। अच्छा छोड़ो यार, ये बताओ पेपर हुए कैसे? पेपर जी पेपर भाई, और क्या? 3747। 3747 का मतलब? आपसे पहले यही सवाल 3746 बंदे पूछ चुके, आप 47 पे। तो जवाब दो ना, कैसे हुए? बता चुका हूं, बहुत लोगों को बता चुका हूं, बहुत दफा बता चुका हूं। तो हमें भी बता दो। लाइन जी कागज और पेंसिल दें जरा, मैं इनको बताऊं पेपर कैसे हुए।
यार सबको पता है कैसे होते हैं, जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं लोग, वो एग्जामिनर जो हैं वो पेपर तकसीम करते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं, फिर बंदा जेब से पेन निकालता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ता है, फिर बंदा कहता है कि ओहो देख लो जो याद किया था उनमें से एक सवाल भी नहीं आया। उसके बाद सवालों के मुताबिक फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ किधर किधर की बूटी किस किस सवाल की कहाँ रखी हुई है, वो निकालना शुरू करते हैं। अगर बूटी इधर से कपड़ों में से ना निकले तो फिर बाथरूम की तरफ तवज्जो जाती है, उधर कौन कौन सी छुपाई हुई है। यही होता है और क्या होता है बताएं मुझे। इंतहाई अफसोस की बात है वैसे। अफसोस की बात क्यों है जी, मैं पास हो गया हूँ। तुम्हें शर्म आती है? पिछले 3 सालों से तुम मैट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। हद हो गई है। वैसे आप लोग खुद ही बैठ के मीडिया के ऊपर गलियों में मोहल्लों में घरों में आप लोग ही बैठ के बच्चों को समझाते हो कि अपने बुजुर्गों से अपने टीचर से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अब मैं अपनी एक मैट्रिक की डिग्री के लिए अपने टीचर्स को छोड़ के चला जाऊं? अंकल मैट्रिक तो हजारों बच्चे कर लेते हैं मगर अपने टीचर से मोहब्बत सिर्फ नोमी करता है। अब तो वो टीचर मेरे दोस्त भी बन चुके हैं, बल्कि मेरा एक क्लास फेलो जो मेरा फास्ट फ्रेंड था उसने मुझे कहा है कि नोमी 1.5 साल यही इंतजार करो, मैं बस बीए करके टीचर इधर ही आके लग जाऊंगा, फिर बहुत मजे आया करेंगे, इकट्ठे रहेंगे इधर। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? लो अंकल ने भी सप्तान वाली बात कर दी है। क्या? मेरा क्लास फेलो है फजूल सा, हर दफा फर्स्ट आ जाता है, हर दफा फर्स्ट आ जाता है। वो कहते हैं कि ये गोल्डन चांस था पास होने का, नोमी तुमने ये भी मिस कर दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गोल्डन चांस क्यों था? कह रहा था कि इस दफा तो इतनी बूटी चली है, इतनी बूटी चली है, इतनी बूटी चली है कि कब्रिस्तान के मलंगों में नहीं इतनी बूटी चलती। इस दफा भी तुम पास नहीं हुए। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या? खुद ही बदीद हो जाते हैं ये क्लास फेलोज जो होते हैं। मैंने कहा यार मुझे दे दो जरा, मैं क्वेश्चन कर लूं। आमिर आगे बैठा हुआ था, आमिर मेरा दोस्त है वो भी। अच्छा। तो किताब पकड़ा दी मुझे। अच्छा। कहता है ये लो लिख लो। तो बस फिर तो काम हो गया तुम्हारा। काम क्या हो गया? ये तो बताए कि कौन से समय पे कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। अब इतनी मोटी किताब उधर बैठ के एक अकेला नोमी कौन कौन से अजाब पड़े हुए हैं अकेली जान को। वो एग्जामिनर को भी मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप बता दें प्लीज, आप ही बता दें कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कितने नंबर समय पे है। कहते इसके अलग पैसे होंगे, तुम्हें सिर्फ किताब खोलने के पैसे लिए हैं मैंने कोई आंसर बताने के पैसे नहीं है लिए। बदीद हुए थे इस दफा, अपनी अपनी सबको पड़ी हुई थी, को बता ही नहीं था। ढूंढता रहा, टाइम खत्म हो गया, सिर्फ एक सवाल का जवाब मिला मुझे। अच्छा। हाँ नोमी अगर आप इम्तिहानों से पहले थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो आज शायद आपको ये दिन ना देखना पड़ता। आप भी यही कह रही हैं। थोड़ी मेहनत की है, 3 महीने हो गए हैं मैंने किताब नहीं छोड़ी हाथ से। तो पढ़ी भी तो नहीं ना? तो छोड़ी भी तो नहीं ना। कितना मुश्किल होता है किताब हाथ में पकड़ के टीवी देखना, किताब हाथ में पकड़ के कैरम खेलना, किताब हाथ में पकड़ के बाहर आवारागर्दी करना, किताब हाथ में पकड़ के गेम खेलना, किताब हाथ में पकड़ के फेसबुक देखना। कुछ थोड़ी मेहनत होती है, उंगलियां ऐसी हो जाती है। अल्लाह जानता है जितनी किताब मैंने पकड़ी है मैं तो अब आसानी से मांग भी सकता हूँ। हाथ टेढ़ा हो गया मेरा किताब पकड़ पकड़ के। इतनी मेहनत आप करके दिखाएं भला, एक हाथ में किताब पकड़े, एक हाथ में साथ खाना भी खाएं और साथ फेसबुक पे अपना स्टेटस भी अपडेट करके दिखाएं मुझे। इकट्ठे 3 काम किए नोमी ने, फिर लोग कहते हैं कि नालायक है। अच्छा नोमी आपने कुछ प्लान किया? हाँ हमने दोस्तों ने प्लान किया कि कल 8 बजे शीशा कैफे जाना है हमने, फिर 9 बजे चाइनीज खाने के लिए जाएंगे और 10 बजे वाला शो देख रहे हैं, विद्या बालन की लगी हुई है कहानी। 3 दफा देख चुके हैं, दोस्त कह रहे थे यार 4थी दफा भी बनती है। मेरा मतलब था कि आगे बड़ा हो के क्या बनना है। चलो वही घसा पिटा सवाल के बड़े हो के क्या बनोगे? जो बनना था बन गया, नजर नहीं आ रहा। बड़े हो के अब क्या बनूंगा? ज्यादा से ज्यादा दूल्हा बनूंगा, उसके बाद पापा बन जाऊंगा। जो सारी दुनिया बन रही है वही बनूंगा मैं भी। मैं कौन सा दूल्हे के बाद बंदर बन जाऊंगा? बाबा काम क्या करोगे बड़े होके? बड़े होके टुंडा हो जाने में, जो काम कोई कहेगा वो कर दिया करूंगा। और भाई प्रोफेशन कौन सा इख्तियार करोगे?
अच्छा, मैं बड़ी होके पायलट बन रहा हूँ अंकल। अच्छा, पायलट बनोगे? हाँ। तो उसके लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लो भाई, इस काम में भी पढ़े लिखे होना जरूरी है, उस काम में भी पढ़े लिखे होना जरूरी है। बिल्कुल। जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों के मालिक बने हुए हैं, वो क्या पढ़े लिखे लोग हैं? पायलट बनने में कौन सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या किताब से देख के चौथा गियर लगाते? क्या जहाज को रेस देते हुए पहले किताब से फोटो देखनी पड़ती है कि पाँव कितना मुड़ा हुआ है? या पैसेंजर बेल दे के मुझे कहेंगे नौमी कायदे आज़म के 14 नकाब सुनाओ? वेरी इजी अंकल, वेरी इजी। जहाज में कौन सा बैक गियर होता है? और जहाज तो पंक्चर भी नहीं होता, ऊपर तो कोई कील ही नहीं होता। ना ही जहाज का हारन बजाना पड़ता है, ना वार्डन हाथ दे के चालान करता है, चले जाते हैं मन सीधा। बल्कि कई पायलट तो इधर से एयरपोर्ट से जहाज स्टार्ट किसी और से करवा के गेयर में डलवा के बस बैठ जाते हैं। बल्कि जिन्होंने जहाज बनाया था वो इंग्लैंड के दोनों भाई चुर्राइट मुर्राइट, उन्होंने कौन सा मैटर किया हुआ था? उन्होंने जहाज बना लिया तो मुझसे उड़ेगा नहीं यार। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लो भाई पाज जुनैद, तुम्हें एक ऐसी मुखबरी देने लगा हूं, मुखबरी समझो। मुखबरी बाद में देना, पहले जो कल तुमने मुखबरियां सुनाई हैं उनके बारे में जरा मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लो। जी क्या हुआ है जी? आपने कल गुजरांवाला के एक एमपीए के घर डकैती के बारे में एक हवाले से तुमने मुखबरी दी थी। इमरान खालिद भट्ट के घर में। जनाब वो पहली बात तो ये है कि वो डकैती नहीं, चोरी हुई थी उसके घर से। और दूसरी ये है कि उन मज़कूरा एमपीए साहब का कहना है कि उनको कोई 1 करोड़ रुपया जो बरामद शुदा रकम जो तुमने बताई थी कि बरामद करके उनके सुपुर्द 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है। उनका मौक़िफ़ ये है कि अभी तक 5 या 6 लाख रुपया उनके सुपुर्द किया गया। बस जनाब इमरान खालिद भट्ट साहब ने कहा जी 6 लाख का बट को क्या फायदा? 6 लाख के तो बट 2 हफ्तों में दाल चावल खा जाता है। हाँ, मेरा तो गुजरांवाला का बट दोस्त है, उसने मकान बेच के दाल और चावल की बोरियां सुटा ली थी। मैं एक दिन गया, मैंने कहा ये को बेचने का काम शुरू कर दिया। कहता नहीं यार ये पकाने के लिए सुटाई। तो मैंने कहा पकाते नहीं? कहता बस एक प्लाट है, अभी वो बेच के गोश्त ले लूं फिर पकाना शुरू करूं। अब मजाक में ना बात डालो, क्या कहने लगे थे तुम? यार मैं एक चीज देख के हैरान हो गया हूँ पाज जुनैद। मेरे एक पढ़े लिखे दोस्त मुझे दिखा रहे थे कि देखो ये कंप्यूटर। मैंने कहा जी ये तो मैंने काफी जगह पे देखा। कहता नहीं इसके अंदर देखो क्या है। यार उन्होंने उसे एप्लीकेशन कह रहे थे, उसमें फीड थी उनके कंप्यूटर के अंदर फिट थी। कहती है जी कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो जहाज उड़ रहे हैं ना, जो हवा के अंदर है जहाज हवा के अंदर ही उड़ते हैं और क्या पानी के अंदर उड़ते हैं? यार पानी वाले जहाज नहीं होते यार, ये पानी के अंदर उड़ते नहीं है। तुम कभी गए हो नारकली में? जाकर देखो उधर टप के अंदर भी जहाज चल रहा होता है। कैसे? पिट 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 पिट। ये एक पिट 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 वाला जहाज होता है, वाला होता है। ये मैं वाले की बात सुनाने लगा हूँ, पिट पिट वाले की नहीं सुनाने लगा। लो जी कहते हैं जनाब ये सारी दुनिया के अंदर जितने भी जहाज इस वक्त हवा के अंदर हैं वो इस स्क्रीन पे देख सकते हो तुम। अच्छा यार मैं देख के हैरान हो गया। फिर कहते हैं जी कि हर एयरलाइन का अलग जहाज देख सकते हो कि इस वक्त पीआईए के कितने जहाज दुनिया के अंदर हवा में मौजूद है। ये भी आपको पता चल जाता है कि एक जहाज फलां एयरलाइन का कौन सा जहाज इस वक्त कितनी बुलंदी पर है, कितना उसका एल्टीट्यूड क्या है, उसका एंगल क्या है, सारा पूरा उसका जो रूट है वो आपके सामने आ जाता है। यानी आप जहाज की तस्वीर देख सकते हैं एक तरह से। अच्छा जी, यार ये किस तरह हो जाता है वैसे? ये कंप्यूटर इतना फास्ट और तेज और बुलंदियों को छोड़ने वाला बन गया। टेक्नोलॉजी है ना। अगले रोज एक रिपोर्ट देख रहा था कि जापानीज साइंटिस्ट इस बात के बिल्कुल करीब पहुंच गए और गुमान ये है कि 2 बरस तक वो ऐसे जो कंप्यूटर गैजेट्स हैं वो बाकायदा मार्केट में आ जाएंगे जिनसे आप जिनको अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल करेंगे। यानी अगर आप सिर्फ सोचेंगे, जो तो आप होगा। सोचेंगे वो हो जाएगा। अभी तो आप माउस के जरिए कंप्यूटर को कंट्रोल ऑपरेट करते हैं या अपने हाथ के जरिए कंट्रोल करते हैं।
तो आप सिर्फ सोचेंगे और वो हो जाएगा। हाय हाय, इतना ताबेदार कंप्यूटर, इतना ताबेदार तो अपने बच्चे नहीं होते, जो सोचो हो जाएगा जनाब। कंप्यूटर भी और हमारे मोबाइल फोन्स भी, यानी आप नंबर, आप जिस शख्स का नंबर मिलाना चाह रहे हैं, अगर आप सिर्फ सोचेंगे तो उसका नंबर डायल हो जाएगा। और ये जितने भी मोबाइल्स और कंप्यूटर्स हैं, इनके लिए किसी पासवर्ड की जरूरत भी नहीं रहेगी। जिसका सोचेंगे उसका नंबर हो जाएगा जनाब। बंदा सोच रहा हो कि मैंने बीवी से बचना कैसे है, तो उसका नंबर मिल जाए। अभी पहले स्कीम बनाई ना हो तो नंबर पहले ही मिल जाए। हद हो गई है यार, ये तो स्यापे वाली चीजें निकलती जा रही है। और आपके लिए छुपना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो तो सही, अभी सोचा ये तो नंबर मिल गया हुआ, बंदा फोन को किस तरह कह के सोच तो लेने दो, ठहर जाओ, स्यापा डाल दिया। कहना क्या है कि मैं इस वक्त किधर हूँ, और ये तो मैं अभी एक तरफ का स्यापा बता रहा हूँ, दूसरी तरफ जरा देखो ना, तुम्हारी परजाई बच्चों को कहती है कि जरा फोन मिला के देना, फिर वो मिला के देते हैं, फिर वो बात करती है जी। तो अगर सोचने से ही फोन मिल गया तो मेरा तो 24 घंटे फोन वाइजा रहने। मैं तो ये बात पूरी संजीदगी से बता रहा हूँ और अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा। ये IBM ने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट दी है 5 in 5 के नाम से, उसमें भी उसने ये दावा किया है कि अगले 5 साल तक हम जो माइंड कंट्रोल कंप्यूटर गैजेट्स हैं ये मार्केट में ले आएंगे। होए होए होए, जरदारी साहब का फोन भी हर वक्त टली हुआ है। ऐसे तो नहीं तमाम नंबर मिल जाएंगे। Exactly. जो नंबर तुम्हारे मोबाइल में फीड होंगे सिर्फ वही मिलेंगे। अल्लाह खैर करे, इसका मतलब है तुम्हारी परजाई का फोन नंबर तो डिलीट करूंगा। किधर है मेरा फोन? अभी नहीं आ रहे, अभी 5 साल है ये टेक्नोलॉजी यहाँ आने के लिए। अल्लाह खैर करे, आगे से ये ही ना कोई टेक्नोलॉजी निकल आए कि फोन खुद चला जाया करेगा कि ये मुझे छुपा रहा था। लेकिन ये जो माइंड कंट्रोल कंप्यूटर गैजेट्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट कोई नया तो नहीं है और कोई इतनी अचंभे की या हैरान कर देने वाली बात भी नहीं है। आज मार्केट में, जापान की मार्केट में माइंड फ्लेक्स के नाम से ऐसी वीडियो गेम्स मौजूद हैं और आपको माइंड फ्लेक्स नामी ये वीडियो गेम खेलने के लिए किसी जॉयस्टिक की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बटन नहीं चाहिए, कोई कीबोर्ड नहीं चाहिए, कोई रिमोट नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपने सर पे एक हेडबैंड पहनेंगे जो आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं उनको रीड कर लेगा। यानी अगर आप सोचेंगे कि मुझे यहाँ पे फायर करना है, मुझे ट्रिगर दबाना है, तो सिर्फ आप सोचेंगे तो वो एक्शन हो जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। यानी आप सिर्फ दिमाग के साथ ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा। ये भी नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे। यार अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो मुझे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ टांगे बांध के बैठना पड़ा करेगा। फजूल बातें ना करो। वरना मेरी तो फ्लाइंग किक कहीं चलती रहेगी। सर वैसे ये पासवर्ड के खात्मे वाली बात कोई फ्यूचर की बात तो नहीं है, वो तो आ चुकी हुई हाँ, है। वो तो आ चुकी बायोमेट्रिक किस्म के आपके लैपटॉप्स भी हैं और फिर आई स्कैनर्स भी हैं जो आपके लिए पासवर्ड का ही काम देते हैं। यानी आपके हाथों को और आंखों को पहचान लेते हैं। बिल्कुल। जनाब, हाय हाय हाय, फिर तो ये अपना कुत्ता ही हो गया ना, जैसे कुत्ता नहीं मालक के हाथों को पहचान लेता, फौरन दौड़ गया था। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी जुनैद साहब, ये जो आप ये जो गुमशुदा मिसरों वाला सेगमेंट होता है, इसमें आप कई मिसरे जो हैं मशहूर और मरूफ मिसरे, आप कह देते हैं जी ये गलत उलाम है, ये गलत मिसरा है, मशहूर हो गया हुआ, सही मिसरा ये है। तो तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें सिर्फ झूठा साबित करने के लिए सही मिसरे को गलत कह देता हूँ? भाई जी एक मिनट जरा साथ और लेना, मेरे मोहल्ले में भी दानिश्वर रहते हैं, मैं अकेला ही नहीं वहां रहता। अच्छा। मुझे कई पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि यार ये जो जुनैद मिसरे सही करवा रहा होता है, मशहूर और मरूफ मिसरे, वो जिनको गलत कह रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह मिसरे टेक्स्ट बुक्स में, कई किताबों में, रसालों में छपे हुए हमने खुद पढ़े हैं। ये कह देता नहीं जी ये मिसरा गलत भाई, इसीलिए तो उन मिसरों की तस्हीह जरूरी है कि वो गलतुल आम हो गए हुए। मीर तकी मीर जैसे शायर के साथ ये ज्यादती हो रही है। और मैंने जब भी किसी मिसरे की करेक्शन की है तो उसमें मैंने बाकायदा सनद दी है, सनद का हवाला दिया है ना, ऐसे तो नहीं कह दिया। कुलियात मीर जो मुस्तनिद कुलियात मीर है उसका, और ज्यादा मेरा ख्याल कितने इस तरह के मिसरे थे, 3 या 4 बार ऐसे मौके आए कि जब मैंने ये महसूस किया या निशानदेही की है कि मीर के ये मिसरे और मीर के साथ, मीर के कलाम के साथ ये ज्यादती हो, ये गलत बात है। चलो ठीक है, मैं अपने मोहल्ले के दानिश्वरों को बता दूंगा जी जुनैद नहीं मान रहा, और साथ तुम्हारे घर जाने का रास्ता भी उनको जरूर बताना, जरूर। और तुम्हें पता ही है मेरे मोहल्ले के दानिश्वर भी सारे कान टूटे ही है। एक दानिश्वर का पट्टियों का टोका है, एक दानिश्वर की बड़े गोश्त की दुकान है, वहां पे वो बड़े डाढ़े लोग हैं, कोई हमें नहीं है।
अच्छा जरा कमरा इम्तिहान में आ जाओ, मिसरा उला बताओ फिर। चलो हो गया शुरू बीती का पीरियड। हाँ जी बताएं जी। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आहा, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। और सुनो मेरी बात, हाथ को यूं यूं झटके दे देने से गलत मिसरा दुरुस्त नहीं हो जाता। और कैसे करें जी? हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ये करूं? आपने मिसरा उला गलत बताया सरकार जी, आप सही बता दें अच्छा सरकार। पहले बताओ ये शेर है किसका? ये एक शायर का शेर है। और शायर का तो है, जाहिर है शायर का ही होगा, मिस्त्री का तो नहीं होगा। बताओ शायर कौन है? जिसने ये शेर लिखा है और यार। किसने ये शेर लिखा है? यार जिस का ये शेर है, और किसका ये शेर है? जिसने लिखा है। वजीर अली सबा का शेर है ये। और वजीर अली सबा ने वो मिसरा नहीं लिखा जो तुम कह रहे हो। उन्होंने क्या लिखा है जी? उन्होंने लिखा है आप ही अपने जरा जोर सितम को देखें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। वैसे ही आपको शिकायत है मुझसे कुछ। मैं जो भी मिसरा कहूंगा आपने कहना ही है कि ये गलत है जी, उन्होंने ये लिखा था, आपने ये बता दिया। कोई बात नहीं। अगला क्या जी मिसरा बताएं जनाब। मिसरा सानी मैं बोल रहा हूँ, मिसरा उला तुमने बताना है। चलो अल्लाह बारा से बताएंगे जनाब। सेगमेंट तो हमारा यही है कि उन अशार के कोई मिसरे जो ज़रबुल मसल की शक्ल इख्तियार कर गए, इतनी शोहरत पा गए, लेकिन उनका मिसरा उला या मिसरा सानी जो है वो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं है। तो एक इसी तरह का मिसरा सानी है जो ज़रबुल मसल बन गया। तुमने मिसरा उला बताना है। जी जी, क्या ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। पहला शेर था यार। ये क्या है? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। एज अपनी कुल 33 जमा 22 होगी। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। यार संजीदगी से बताओ ना। घर फोन करो बत्ती अभी आई होगी। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मुझे हमेशा बताना पड़ता है। मोहम्मद अमान निसार का ये शेर है जिनका दिल्ली से ताल्लुक था, और इसका मिसरा उला ये है, मुझ में और उनमें सबब क्या जो लड़ाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। तो इस शेर से नसीहत पकड़ो, क्यों मुझसे लड़ते रहते? अच्छा यार जल्दी जल्दी करो। एक बहुत मशहूर शेर का मिसरा सानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और वो भी ज़रबुल मसल बन गया हुआ है। तुमने उसका मिसरा उला बताना है। हैदर अली आतिश का शेर है। उसका जो मिसरा सानी है वो ये है, ये किस्सा है जब का कि आतिश जवां था। बहुत मशहूर है यार, बहुत मशहूर है यार। ये किस्सा है जब का कि आतिश जवां था। आती थी गैस और उठता धुआं था। ये किस्सा है जब का कि आतिश जवां था। थी बिजली और टूटी में पानी रवां था। ये किस्सा है तब का कि आतिश जवां था। और ठीक बताओ ना प्लीज यार। जी सीरियसली बता दूं जी। ब्रेकें थी कच कच और हारन पा था। ये किस्सा है तब का जब आतिश फशा था। आपने शेर पूरा और सही उसने नहीं सुना बुझाई है था कि कभी। पहला मिसरा ठीक करता हूँ, दूसरा भी खराब कर दिया। तो तुम क्यों एक चीज मेरे हाथ में पकड़ाते हो जो मैं खराब कर देता हूं? जब इसे आता नहीं है ना तब ये इस तरह बेड़ा गर्क करके रख देता है। सर असल में है क्या? मिसरा है, बयां ख्वाब की तरह जो कर रहा है, ये किस्सा है जब का कि आतिश जवां था। आहा। अच्छा अगला मिसरा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मीर तकी मीर के एक शेर का मिसरा सानी है, और ये मिसरा सानी इस कदर मशहूर है बसों में अक्सर लिखा हुआ मिलता है। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा आया, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। यार खुदा का खौफ करो, मीर का शेर है। हाय हाय हाय, जब इलेक्शन हुए मैं आऊंगा, अब असेंबली का वक्त है आया। डोंट डिस्टर्ब नेक्स्ट 5 साल, फिर मिलेंगे जब खुदा लाए। भाई मैंने पहले भी दरखास्त की है, मीर तकी मीर का शेर है, थोड़ी सी एहतियात कर लो। तो मुझे पता है वो फौत हो चुके हैं, उन्होंने कौन सा आगे मेरे हाथ पे सोटियां मारने लग जाए। मीर तकी मीर ने जो इसका मिसरा लिखा था वो तो ये था कि अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। हाय पेड़ा गर्क करके रख दिया। खून छीन कर डाकू बोला, फिर मिलेंगे जब खुदा लाए। अच्छा चलो आज का आखिरी शेर भी मीर तकी मीर का है। मिसरा सानी बता रहा हूँ, मिसरा उला बताना। मिसरा सानी बाकायदा ज़रबुल मिसल है, आंख ओझल पहाड़ ओझल है। लाल नोटों का ये जो बंडल है, ये कमीशन फराम रेंटल है। लेके जल्दी से मारी बुक्कल है, आंख ओझल पहाड़ ओझल है। मीर ने बाबा ये कहा था, मर गया कोहकन इसी गम में,
आंख ओझल पहाड़ ओझल है। यार ये मीर तुम्हें कुछ बता जाता है, मुझे कुछ बता जाता है, हद हो गई है वैसे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये हम क्यों है मीर की वजह से लड़ते रहते हैं? ओकाड़ा में बच्चों ने मोमबत्तियां उठाकर अनोखा एहतजाज किया और कहा, अंकल जरदारी मच्छर सोने नहीं देते। बहुत अच्छे। अंकल जरदारी मच्छरदानियां बेचते हैं या उनका मच्छरों का पोल्ट्री फार्म है? खबर तो पूरी सुन ले अजीजी साहब। नहीं, ये कोई बात है करने वाली? यार ये उकाड़े के बच्चे क्या कह रहे हैं यार? जरदारी साहब को कह रहे हैं मच्छर सोने नहीं देते, वो मच्छर मार स्प्रे करते हैं यार। यार खबर तो सुन लो पूरी। क्या खबर है जी? उन्होंने कहा कि जी बिलावल की तरह हमारे घर भी रोशन कर दें। बहुत अच्छे, वाह जी वाह। बेटे बिलावल के वो अब्बू हैं, आप अपने अब्बू से ये मुतालबा करें। यार हुक्मरान कौम का बाप होता है। अच्छा अच्छा, इसीलिए जरदारी साहब कौम की आवाज पर कान नहीं धर रहे। बच्चों की फरमाइशें भी बड़ी बढ़ गई हुई है ना। कोई बच्चा कह रहा है जी मुझे आईफोन लेके दे, कोई कहता मुझे नहीं पता मैंने 70 लेनी है, कोई कह रहा है हमें नहीं पता हमें बड़ी गाड़ी लेके दे। बीच में से कोई कह देता है अब्बू आज चिड़ियाघर जाना है, अब्बू आके आगे से कहता है खैर बेटा आज बंदर का रिजल्ट निकला है। अब देखो ना, है को फरमाइश हमारे घर रोशन करे। सदर ना हुआ लैंडमैन हो गया। अगली खबर पढ़ो। इस तरह की खबरें ना पढ़ा करो जिनमें मुझे भी चीचियां चढ़े। चौधरी शुजात का कहना है कि अगर मेरे फॉर्मूले पर अमल किया जाए तो लोड शेडिंग सिर्फ 2 घंटे की रह जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा फार्मूला क्या है आपका? सीधा सीधा फार्मूला है। 24 घंटे होते हैं ना जी दिन में, 12 घंटे तो बिचों काट दियो ना। 12 घंटे क्यों निकाल दे? यार 14 साल उम्र कैद में से जब दिन रात लहदा लहदा करते हैं तो बाकी 7 साल रह जाते हैं। उम्र कैद जो 7 साल काट लेते होते थे जो 12 घंटे काट देंगे तकलीफ है। बाकी रह गए 12 घंटे, 8 घंटे डॉक्टर कहते ने जरूर सोवो, बाकी रह गए 4 घंटे। उन्हें 4 घंटे जो 2 घंटे ही होएगी लोड शेडिंग। चलो मुझे तो आपका फार्मूला समझ नहीं आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ कलाम को पूछो, ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। ये इंग्लैंड वाले मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा जी आवाम को खुश करने के लिए कोई फार्मूला ही बताएं। मैंने कहा मेरे पास है एक फार्मूला, वो ले जाए, सिर्फ 2 घंटे आपके मुल्क में लोड शेडिंग होगी। वो इंग्लैंड वाले कहा जी साडे मुल्क जिते लोड शेडिंग होंदी नहीं। मैं कहा लैके जाओ ना फार्मूला होने लग पवेगी। लैके जाओ ना 2 घंटे होएगी फिर लगो अल्लाह बरकत पाए। हौली हौली ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਧਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਔਰ ਤਦਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ। सब जाने दे, अपने मुल्क वाले तो आपकी सुन नहीं रहे। लो और सुन लो, मेरे मुल्क वाले मेरी सुनते नहीं पे। हले 2 दिन पहले जरदारी साहब ने मैनू 3-4 बारी किया चोरी साहब और सुनाओ। मुझे तो जरदारी साहब ने ये भी ऑफर दी है, फोन किया है कि चोरी साहब आपको एक वजारत और दे रहे हैं जनाब, एक और अपना बंदा दे। अच्छा, मैंने परवेज साहब से पूछा, मैंने कहा यार वो वजारत दे रहे हैं हमारे पास तो बंदा ही कोई नहीं। वो पास से सूफी कहने लगा चोरी साहब मुझे भेज दें। और मैं क्या उन्हें वजारत देनी है, कोई ज़कात नहीं देनी, तेन कितों भेज दी? मैंने होवे तो भेजे वजारत यार साढ़े को एक बंदा भी नहीं रहा। जिवें कोई वड्डी डकैती के बाद घर वाले नहीं कहते साडा कख नहीं रहा। ओबामा की सालाना आमदनी $8 लाख है। इसमें आधी आमदनी बतौर सदर तनख्वाह मिलती है और आधी किताबों की रॉयल्टी। बस क्यों जी, मैंने तुम्हें कहा है ना कि ये ओबामा उधर सदर सुदर कोई नहीं लगा हुआ अमेरिका में, हमें मशहूर हो गया हुआ है, इसका नाम पड़ गया हुआ है सदर है। जैसे सदर थाना नहीं मशहूर हो जाता। सूल बात कर रहे हो यार, सिर्फ 8 लाख सालाना आमदनी यार, इतना तो लकी रानी के फटे पे नाचने वाला खुसरा कमा लेता है यार। ये उधर सदर लगा हुआ है, ये व्हाइट हाउस की टूटियां ठीक करने का ठेका है इसका।
ये पता कराओ, तुम जरा सोर्स वाले बंदे हो, तुम्हारा टेलीफोन भी इंटरनेशनल कनेक्शन है, पूछो जरा किसी से। तुम मिला लो, तुम्हारा भी तो प्रीपेड है। ओ यार मैं जितना बैलेंस फोन में डलवाता हूँ, मैंने अमेरिका कॉल मिलाई तो आगे से आवाज आ जानी है, ओबामा ने दफा करे थे बैलेंस पुआ। मैं जितना थोड़ा बैलेंस डलवाता हूँ, मुझे तो दुकानदार ने कहा ये साहब आपका फोन डाइटिंग पे है। मैं तो किसी दिन दिल बड़ा करके 20 रुपए का बैलेंस डलवाऊं तो मुझे दुकानदार कह देता है खैर है ये साहब कोई इश्क थोड़ी शुरू कर दिया। ऐसे ही तुम बोलते जा रहे हो, ये देखो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है और किताबों की रॉयल्टी से पैसे कमा रहा है, पढ़ा लिखा प्रेसिडेंट है वो। ओ यार किताब इसने कौन सी ऐसी लिखी होगी, इंसानी तहजीब का बदतरीज इर्तका। बेचारे ने जंतरियां जुंतरियां लिखी होंगी, या वो उस तरह की किताबें लिखी होंगी जो बसों में बिकती हैं, जिन उतारने के 107 तरीके, चूरन के जरिए मैदे का इलाज, घर में मंजन बनाए और करोड़पति बन जाए। बंदा पूछे तुम खुद क्यों बसों में खजल हो रहे हो, घर जाके मंजन बनाओ। बल्कि मशल भी माशाल्लाह इतनी तगड़ी है, उसको कहो जरा दौरी पकड़ के रखो। चीनी साइंसदानों ने औरतों की तरह तेज तेज बोलने वाला लेडी रोबोट तैयार कर लिया। चलो ये चीनी भी बेचारे वेले, ऊपर से इतने ज्यादा पुठे पुठे काम बैठ के करते रहते हैं, जी तेज तेज बोलने वाले लेडी रोबोट तैयार कर लिए। मर्या तो तब था ना अगर कम बोलने वाले लेडी रोबोट तैयार करते, मर्दों को भी कोई सुकून मिलता बेचारा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तानी कहें जी हमने रिश्वत लेने वाले सरकारी रोबोट तैयार कर लिए। भाई सरकारी रोबोट ने रिश्वत ही लेनी है और दादा साहब जाके न्याज लेनी है। या कोई बंदा कहते जी मैंने स्वेटर टुकने वाला रोबोट चूहा बनाया। यार पहले चूहे भी स्वेटर टोक ही रहे हैं, कौन से स्वेटर बुन रहे हैं बैठ के। एक दिन में 10 जमातें बदलने वाले सियासी रोबोट तैयार कर ली। भाई ये कौन सा कारनामा है, इधर से एट पुटो तो 20 जमातें बदलने वाले मिल जाते हैं। घर घर फिरने वाली बिल्ली बना दी। वो पहले भी बिल्ली घर घर ही फिरती है, कौन सा बेचारी एक मकान किराए पे लेकर आए, या बिल्ली बेचारी को आशियाना स्कीम से मकान मिल गए। नाज़रीन आप देख रहे थे आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। इन्होंने लाइटर को टार्च किया लगा लिया, ये शौक ही हो गया।